डेडलाइंस के ऊपर बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेडलाइंस आपकी लास्ट है RGKS। RGKS इज रीजनल जीकेएस। रीजनल जीकेएस का मतलब क्या होता है? एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ये होता है कि स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पे रहोगे, सामने वहां पे लिखा होता है प्लान योर स्टडीज। मतलब हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं। आई नो कि मैंने बोला था कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगी और मैं डालने भी वाली थी। मैंने रूम टूर बना लिया था, मैं डालने वाली थी, बट तब तक पता चला कि जीकेएस अंडर ग्रेजुएट गाइडलाइंस आ चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि रूम टूर से ज़्यादा ये वाली वीडियो डालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि रूम टूर डाला ना तो उसके नीचे पूरे कमेंट सेक्शन में यही होगा कि गाइडलाइंस का क्या मतलब क्या चलना है हमें गाइडलाइंस में। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं गाइडलाइंस के ऊपर वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स, कमेंट सेक्शन, सब लोग बोल रहे हैं कि जो गाइडलाइंस है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो समझाने के लिए कि दीदी आप एक वीडियो बना दो ताकि हमें समझ में आ जाए कि वो कैसे कैसे चेंजेस हैं। और मुझे लगा कि ऐसे कौन से चेंजेस आए होंगे, बट अभी रिसेंटली मुझे मतलब मैंने बस वो पोस्टर टाइप का जो जीकेएस गाइडलाइंस के पास मतलब साथ में आया था, मैंने बस वो पोस्टर देखा था, तो उसमें मुझे बस लगा कि सिर्फ एप्लीकेशन मेथड में चेंजेस है, मतलब सबमिशन मेथड आपका एप्लीकेशन का कैसा है उसमें सिर्फ चेंजेस हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत अभी मैंने गाइडलाइंस पूरी पढ़ी है बैठ के आधा घंटा। अभी मेरे सामने ना प्रॉपर नोट्स लगे हुए हैं, मैंने अपनी टीवी पे नोट्स चिपका रखे हैं। इतने सारे नोट्स बनाए हैं मैंने, क्योंकि मैं जैसे जैसे गाइडलाइंस पढ़ रही थी तो मुझे चेंजेस दिख रहे थे, तो आई वाज लाइक कि ये बताना बहुत जरूरी है। पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। और अगर अभी आप मान लो जीकेएस अंडर ग्रेजुएट जो अभी वाली है, अगर आप उसमें अप्लाई करो तो ये वीडियो आपके लिए। और जो नहीं भी कर रहे हो, अगर आप एक पॉइंट पे आप आगे करके करोगे, आगे चल के अगर आप जीकेएस में अप्लाई करने का सोच रहे हो, मास्टर्स या फिर आगे जो भी अंडर ग्रेजुएट आएगी उसके लिए भी, तो आपको ये वीडियो बहुत जरूरी देख लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जो चेंजेस आ जाते हैं वो फिर चेंज होने मतलब उनको जो एक बार चेंजेस आ जाते हैं वो आगे चल के नहीं बदलते हैं। तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं जो वो आगे चल के चेंज कर पाए। एक बार अगर चेंज आ गया है तो वो कॉन्स्टेंटली वैसा ही रहता है। तो आप अपना स्टडी प्लान और तो आप लोग अपनी फ्यूचर जो स्टडीज होंगी कोरिया में, तो आप एकदम सोच के समझ के डिग्रीज देखकर डिग्रीज के बारे में प्लान कर सकेंगे, क्योंकि डिग्रीज में भी चेंजेस हैं इस बार। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि आपको जीकेएस की गाइडलाइंस मिलेगी कहाँ पर? वियर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप जीकेएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि सबसे पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, इतना तो पता होना चाहिए। फिर आप जब जीकेएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, बट स्टिल जिसको नहीं पता है, जिसको अभी तक नहीं पता चल पा रहा है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट होती है, स्टडी इन कोरिया वेबसाइट, वहां पर जाओ, उस पर क्लिक करो। और लोग बोल रहे हैं कि दीदी उसका कुछ फॉर्मेट वगैरह चेंज हो गया है। आई नो चेंज हो गया, बट ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं करा कि आपको मिलेगी ही नहीं। थोड़ा सा स्क्रॉल यहाँ वहां देखोगे तो सामने दिख जाएगा। मेरे को भी आराम से दिख गया कि स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पे रहोगे, सामने वहां पे लिखा होता है प्लान योर स्टडीज। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन होता है प्लान योर स्टडीज, वहां पे उसको क्लिक करना। स्कॉलरशिप्स का ऑप्शन आएगा, वहां पे स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन पे क्लिक करना। वहां पे जीके स्कॉलरशिप या फिर अदर स्कॉलरशिप होगा, आप जीके स्कॉलरशिप पे क्लिक कर दोगे और वहां पर आपको पूरा नोटिस वगैरह निकल के आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। और बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, जीकेएस यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन, गाइडलाइंस वगैरह, वो सब उसी नोटिस के साथ अटैच होती हैं, तो ये कहीं और से नहीं आएंगी, उसी के साथ अटैच फाइल्स होती हैं। तो होप कि आप वो भी देख लो, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अब मैं शुरुआत देख रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है यहाँ पे। मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? ओके, डिग्री प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीकेएस अंडर ग्रेजुएट में डिग्री प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो डिग्री प्रोग्राम्स में दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और एक होता है बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ये होता है कि उसमें जैसे दोनों ही डिग्री प्रोग्राम्स में, बैचलर्स या फिर एसोसिएट, दोनों ही डिग्री प्रोग्राम्स में 1 साल का लैंग्वेज ईयर तो आपको दोनों में ही करना होता है। एसोसिएट डिग्री जो होती है वो होती है 2 से 3 साल की। एसोसिएट डिग्री एक तरीके से आप डिप्लोमा में काउंट कर सकते हैं। नॉट श्योर कि प्रॉपर डिप्लोमा है, बट जो प्रॉपर डिग्री होती है उसको बोलते हैं बैचलर्स डिग्री। तो बैचलर्स डिग्री 1 साल का वही लैंग्वेज कोर्स है और 4 से 6 साल के बीच में होती है, डिपेंडिंग ऑन योर मेजर, कि आपने क्या लिया है, क्या सिलेक्ट करा है, उसमें कितने साल लगते हैं वो आपका है। वैसे नॉर्मली हर एक डिग्री 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है, लगभग, ऑलमोस्ट। एसोसिएट डिग्री और बैचलर्स डिग्री 2 टाइप की होती है, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर मैं वीडियो में सामने देखती रहूं तो ये मत सोचना कि मैं कहीं और देख रही हूँ, मैं सामने इसलिए देख रही हूँ क्योंकि नोट्स लिखे हुए हैं। ओके, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है बताना। एप्लीकेशन ट्रैक के ऊपर बात करते हैं। एप्लीकेशन ट्रैक 2 टाइप के हैं, एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक। लेकिन यहाँ पर चेंजेस आए हैं। पहले क्या होता था, पहले तो सबमिशन की बात हम लास्ट में करेंगे, सबमिशन कैसे करना है वो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि
मैंने जीकेएस की गाइडलाइंस के पेजेस के हिसाब से सॉल्व करा ये सब। तो पहले हम करते हैं कि ट्रैक कौन कौन से हैं, एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक में भी तीन टाइप की कैटेगरीज है, RGKS, ओवरसीज कोरियन और जनरल। ठीक है, तो पहले इन तीन टाइप की कैटेगरीज को देखते हैं कि जनरल क्या होता है, RGKS क्या होता है और ओवरसीज क्या होता है। सो जनरल इज नॉर्मल रेगुलर बैचलर्स डिग्री जो आपको अप्लाई करनी होती है, टाइप ए टाइप बी जिसमें भी, सो वो होता है जनरल में आ गया। और ओवरसीज कोरियन उनके लिए होता है जो कोरियन सिटीजनशिप या फिर जो भी मतलब कोरियन नहीं है बट लाइक ओवरसीज कोरियन आपके लिए नहीं है। और वो यूनिवर्सिटीज जो सोल से बाहर वाली यूनिवर्सिटीज होती हैं वो RGKS में काउंट होती हैं। अब इनमें अप्लाई कैसे करना होता है, जनरल वाली कैटेगरी में आप 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें से एक यूनिवर्सिटी आपकी टाइप बी से होनी ही चाहिए, ये कंपलसरी है। और RGKS में आप 2 यूनिवर्सिटी टाइप बी से ही सिलेक्ट करते हो, टाइप ए से सिलेक्ट नहीं करते हो। सो आप 2 यूनिवर्सिटी टाइप बी से ही सिलेक्ट करोगे क्योंकि वो रीजनल GKS है। और ठीक है, और उसके बाद है यूनिवर्सिटी ट्रैक। यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या हो गया कि अब जो कैटेगरी है वो बची हुई है UIC का मतलब होता है UIC इज यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। सो मोस्टली ये वो यूनिवर्सिटी ट्रैक में अब वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका मेजर इंजीनियरिंग, AI इन सब से कनेक्टेड है। लाइक जो भी जिसका भी मेजर इंजीनियरिंग से कनेक्टेड है वो ही यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि अब ये चेंज हो गया, अब रेगुलर बैचलर्स डिग्री यूनिवर्सिटी ट्रैक से आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई किया था बैचलर्स डिग्री जो कि एक नॉर्मल मेजर था लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, और मैंने BFS में अप्लाई किया था टाइप बी यूनिवर्सिटी में। बट अब आप ऐसा नहीं कर सकते, अब जो भी इंजीनियरिंग पढ़ाई करता है वो ही सिर्फ यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर सकता है यूनिवर्सिटी में। लेकिन जो भी अलग रेगुलर बैचलर्स डिग्री करना चाहते हो आपको एम्बेसी ट्रैक से ही अप्लाई करना पड़ेगा, आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब वो बंद हो चुका है, वो वाला कोटा अब इन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, और हाँ, तो फिर जो भी इंजीनियरिंग से कर रहा है तो उसके पास एसोसिएट डिग्री का भी ऑप्शन है और बैचलर्स डिग्री का भी ऑप्शन है, वो आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें सीट्स कितनी हैं। एम्बेसी ट्रैक में निकली हैं, मतलब RGKS से 2 सीट निकली हैं रीजनल GKS, और 2 सीट जनरल से निकली है, तो टोटल मिला के 4 आपके पास हैं सीट्स एम्बेसी ट्रैक से। सो जो भी बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा है, नॉर्मल बैचलर्स कोर्स जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इनसे नहीं है, उनको इस कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा, ये जनरल या फिर RGKS डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी। अगर जनरल में कर रहे हो तो एक यूनिवर्सिटी टाइप बी से लेनी पड़ेगी, RGKS से कर रहे हो तो दोनों यूनिवर्सिटी टाइप बी से ही लेनी पड़ेगी। ओके, यूनिवर्सिटी ट्रैक वालों के लिए सीट्स कोई स्पेसिफिक किसी कंट्री के लिए नहीं गई है, 100 सीट्स का कोटा निकला है, वो किसी का भी हो सकता है, कोई भी कंट्री पे नहीं लिखा है कि इस कंट्री के लिए इतनी निकली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक से कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कितने मार्क्स चाहिए, कब आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते। तो सबसे पहला तो आपका आता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। जब भी आप बैचलर्स डिग्री, देखो जो भी बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा है, या तो उसके पास 12th का हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर उसके पास कोई एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए जिसको आप डिप्लोमा बोल सकते हो। इंडिया में जो 2 साल का करते हैं ना लोग, जैसे 2 या 3 साल का, जो 3 साल की जो डिग्री हो रहेगी, 2 साल का जो डिप्लोमा होता है, 1 या 2 साल का, उसको या वो होना चाहिए, या फिर 12th हाई स्कूल होना चाहिए, तभी आप बैचलर्स डिग्री में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 12th का है या फिर एसोसिएट जो भी आपका डिप्लोमा है, उन दोनों में आपके मार्क्स जो भी जिसके भी थ्रू अप्लाई करो, अगर 12th से कर रहे हो तो उसमें 80% अबव होनी चाहिए, और अगर अपने डिप्लोमा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपके 80% अबव होनी चाहिए परसेंटाइल, लाइक 80% परसेंटाइल, जो भी 80% अबव होनी चाहिए। अब कोई मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछेगा नहीं कि मेरे 78.55% है, नहीं, एक सेकंड, इससे पहले एक और बात कर लिया। हाँ, 80% से अबव होनी चाहिए। अगर आपकी 80% से अबव नहीं है तो आप टॉप 20 का सर्टिफिकेट लगा सकते हो, लाइक आप अपनी क्लास में टॉप 20% सर्टिफिकेट, लाइक टॉप 20 में आते हो, वो वाला आप सर्टिफिकेट लगा सकते हो। इसके अलावा अब मुझे कोई कमेंट सेक्शन में, DMs में ये सब नहीं पूछेगा कि 78.88% है, 79.999% है। मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूंगी कि मेरी तरफ से वो ना है। ठीक है, मुझसे कंफर्म करने मत आओ कि होगा कि नहीं होगा। पहली बात, मैं GKS कमेटी में नहीं हूं, मैं सिलेक्शन नहीं करती हूं, मेरा GKS से NIID से मेरा पर्सनल कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वो किस बेसिस पे करते हैं। क्राइटेरिया किस लिए होता है, मैं सिर्फ रूल्स में बिलीव करती हूँ। तो अगर क्राइटेरिया वहां पे लिखा हुआ है कि वो 80% से अब मांग रहे हैं तो वो मांग रहे हैं, नहीं है तो टॉप 20 लगाओ। अगर दोनों ही नहीं है
तो आंसर आपके सामने है, वो किसी और से पूछने मत जाओ, ठीक है। सो मेरी तरफ से वो हमेशा मना रहेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आके मत बोलो कि 79.999% है, क्या हमारा होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। अगर क्राइटेरिया 80% है तो वो आपके ऊपर है, अब आपको कैसा करना है, ठीक है। रिस्क लेना है, लो। अब हाँ, ये भी मुझे बहुत सुना है, दीदी किसी और स्कॉलर का तो हो गया था इतने में, दीदी उनका तो अरे तो उनसे जाके पूछो, जिनका हो गया है उनसे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। मैंने थोड़ा ना बोला है कि होगा, जो बोल रहा है कि हो जाएगा उनसे जाके बोलो कि भाई हमारा होगा कि नहीं होगा, वो गारंटी दे, मैं क्यों दूं उसकी गारंटी। ओके सो और हाँ, और अगर जो भी बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा है वो तो या तो डिप्लोमा लगा सकते हो या फिर 12th का हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो भी आपने करा हो लास्ट, वो आप लगा सकते हो। और जो भी एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा है मतलब जीकेएस में, तो उसको अपना वो लगाना पड़ेगा 12th का हाई स्कूल सर्टिफिकेट। 12th का हाई स्कूल सर्टिफिकेट। अब ये नहीं कर सकते हो कि बैचलर्स डिग्री लेके अपनी और उसमें तुम एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो आपको हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट, अपना हाई स्कूल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अगर आप एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो 2 या 3 साल की होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका जो रिजल्ट है, लाइक जो आपका 12th का जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, अगर उसका रिजल्ट December 31 से पहले आ जाता है तो आप उसका अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो कि अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप 12th में पढ़ाई कर रहे हो और आपको जीकेएस के लिए अप्लाई करना है, आप कर सकते हो अपने स्कूल से एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेके। बट भाई पहले बता दूं, पूरा लास्ट तक सुन लेना, लास्ट तक बिल्कुल सुन लेना इस चीज को। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगा सकते हो अगर आप December 31 से पहले अपना जो रियल ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आपको, तो अगर आपका रिजल्ट December 31, 2025 से पहले आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो विद एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। और जहां तक मेरी नॉलेज है 12th के कोई भी रिजल्ट दिसंबर में नहीं आते हैं। 12th का अगर कोई मान लो किसी 12th का भी अगर मान लो कि अगर 12th के एग्जामिनेशन है वो मोस्टली फेब या फिर मेरे टाइम पे तो वही फरवरी से स्टार्ट होते थे, तो उसी टाइम पे अराउंड कुछ स्टार्ट होते हैं और मार्च या जून तक लगभग कोई रिजल्ट आ पाता है उनका। तो तुम्हारा दिसंबर से पहले तो नहीं आ रहा है। सो अगर जिसका आ रहा है तो भाई वो लगा भी सकता है, ठीक है। ओके, इतना हो गया। हाँ, उसके बाद आती है एज की बात कि हम 18+ नहीं है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हो। अगर आप 25 साल के नीचे हो, इफ यू आर अंडर 25 एज, और आपके पास आपका 12th हाई स्कूल सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, और हाँ, अब बात करते हैं एप्लीकेशन मेथड पे कि आप कैसे अपना एप्लीकेशन सबमिट करोगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्योंकि पहली बार हो रहा है। वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखा जाए तो आपके लिए ही बेटर कर दिया है ये। पहले देखो, पहले क्या करना है आपको। पहले हम क्या करते थे कि अगर हम एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करते थे तो हम अपना ओरिजिनल सेट बनाते थे और उसको एम्बेसी को भेज देते थे। मतलब ओरिजिनल सेट और विथ 4 फोटो कॉपीज वाला सेट बना के पूरा एम्बेसी को भेज देते थे, 4 या 3, अब मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। और अगर हम यूनिवर्सिटी ट्रैक से करते थे तो एक ओरिजिनल सेट बना के यूनिवर्सिटी को भेज देते थे, राइट। ये हम करते थे। बट अब हमें क्या करना होता है, अब हमें क्या करना है, इससे क्या होता है कि देखो, इससे पता है पहले तो इससे हाँ, तो अब आपको क्या करना है कि आपको स्टडी इन कोरिया की जो वेबसाइट है वहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो ऊपर आपको ऑप्शन दिखेंगे लॉग इन, साइन अप वगैरह के। तो आपको अब वहां पे साइन अप करना है। साइन अप मतलब आपको अपना वहां पे फॉर्म वगैरह फिल करना है। लाइक आपको अपनी वहां पे एक आईडी बनानी है उस वेबसाइट पे। आईडी बनाने का, भाई इंस्टाग्राम की आईडी भी तो बनाई है ना लोगों ने, वैसे ही एक आईडी बनानी है कि आप अपना वहां पे साइन अप करो, अपना गूगल वगैरह कनेक्ट करो उससे। तो आपका फिर ऊपर आप लॉग इन करने का आपके ऑप्शन आता रहेगा। एक बार आपकी आईडी बन जाएगी, फिर वहां पे ना तो एक बार लॉग इन करने का ऑप्शन आ जाएगा तो वहां पर आपका एक प्रॉपर पेज है, लाइक आपकी प्रोफाइल का एक अपना पेज होगा और वहां पर आपको फॉर्म्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशन निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टार्टिंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है, लाइक जो स्टार्टिंग में जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं ना, वो सब सिस्टम में ही भरे जाएंगे। लाइक वहीं पर ऑनलाइन आएगा, वहां पर आपको भरने होंगे। और जितने भी अपोस्टल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी आपको स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। स्कैन कॉपी आप अपलोड कर दोगे सिस्टम पे ही और वो आपका अप्लाई हो जाएगा। जो कि जो स्टार्ट होंगे आफ्टर 15 सितंबर। अभी से जाके ढूंढने मत लग जाना कि अभी तो आ ही नहीं रहा, अभी तो कुछ नहीं आ रहा, अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 15 सितंबर 11 AM कोरियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 11 बजे खोल के मत बैठ जाना, फिर कहना मत कि आया नहीं। 11 बजे कोरियन स्टैंडर्ड, सुबह 11 बजे, ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि सुबह 11 बजे 15 सितंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो।
और अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, मैं सोच रही हूँ कि जो भी जितने भी लोग हमसे जीकेएस हेल्प लेते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, अभी तो अंडर ग्रेजुएट का चल रहा है, लास्ट टाइम हमने ग्रेजुएट का किया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है मैं जब भी बताती हूँ, क्योंकि 5 स्कॉलर्स सेलेक्टेड हो गए थे, 10 बोल दिया, वैसे मैंने 5 बोलना था। सो 5 स्कॉलर सेलेक्टेड हुए थे, जो मुझे सोच के इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि यार किसी का सपना पूरा हुआ है उस चीज़ से। सो आई जस्ट, ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रही हूँ कि भाई हमने बहुत मदद करी है उन लोगों की, ऐसा कुछ नहीं करा है उसमें, बस हमने लाइक एक होता है ना कि आपको इंडिया में रहते रहते उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिल पाती, आपके पास कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, मैंने बस उसमें हेल्प किया, मतलब मैंने और मेरी टीम ने, अकेला नाम भी तो अच्छा नहीं लगता, मैंने और मेरी टीम ने, हमने हेल्प किया कि आपके जो भी मतलब कंफ्यूजिंग जो थॉट्स हैं आपके, जो आपको क्वेश्चंस हैं, हम बस उसमें हेल्प कर रहे थे, बाकी सारी उन्हीं की मेहनत थी। और हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो ये जो जीकेएस हेल्प हमने स्टार्ट कर रखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो अभी अंडर ग्रेजुएट पे हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स इतने सारे जुड़े हुए हैं, तो मेरा प्लान है कि मैं उनके साथ एक जूम सेमिनार करने का मेरा प्लान है, क्योंकि देखो जूम एक ऐसी चीज़ है कि मैं पब्लिकली नहीं कर सकती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको ही लिंक देके जूम सेमिनार करने की सोच रही हूँ, ताकि मैं उनको ऑनलाइन सिखा सकूँ कि कैसे फॉर्म भरना है। बट आप घबराओ मत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, आपको भी मिलेगा। जैसे ही मैं उसकी मतलब जो वो सेमिनार होगा, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर सकूं, तो रिकॉर्डिंग करने से ये होगा कि उस रिकॉर्डिंग को मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी सीधा सीधा, ताकि आप भी उसको देख सकें। और ऐसा इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि, और ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जीकेएस हेल्प में कोई भी पैसा नहीं देना होता। पता नहीं क्यों लोग मुझे पूछने आ जाते हैं कि आप कितने चार्जेस लेते हो, आपका फोन नंबर क्या है, हम कितने पैसे दो जो आपका फोन नंबर मिल जाए। अरे भाई तुम्हें पैसे नहीं देने हैं, इतने शौक मच रहे कि तुम्हें मुझे पैसे देने के मुझे पैसे नहीं देने हैं, कोई पैसे नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं होते हैं इस चीज के, जस्ट एन हेल्प। नाम में समझ में नहीं आ रहा है कि जीकेएस हेल्प, हेल्प है, हेल्प में पैसे कैसे लेंगे हम, सो इट्स जस्ट एन हेल्प, तो उसमें हम कोई पैसे वैसे नहीं लेते। आपके जो अपोस्टाइल के पैसे भाई वो आपके, भाई आपके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल हो रहे हैं, मेरे तो नहीं हो रहे हैं, तो उसके पैसे मैं नहीं दूंगी। बट जो आपको स्टडी प्लान रिव्यू मिलता है, जो आपको पर्सनल स्टेटमेंट रिव्यू मिलता है, जो आपके डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो कृपया करके मेरे नाम पे कहीं भी पैसे देके मत आना। कोई टेलीग्राम ग्रुप बना लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं और मुझे बोलते हैं कि ये आपको क्या, मैं नहीं हूं, मैं कहीं भी पैसे नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ ईमेल्स पे हूँ, जो कि हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, वही ईमेल आईडी है, इसी पे ईमेल करो, यहीं पर पेमेंट होगी, एंड देन वी विल ऐड यू ऑन अवर व्हाट्सएप, और वहां पर मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगी, आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, और ये फ्री है, ठीक है। हाँ, दूसरा, अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे, तुम्हें कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। सो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको सबमिट करने होते हैं, सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में आ जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन मत लो। दूसरा आता है आपके अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स। अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कराने होते हैं, सबसे पहला आता है आपका प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, जिसमें आप अपने फादर और मदर दोनों का वोटर आईडी कार्ड अपोस्टल करवा के लगवाते हो। फिर आता है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट में एक होता है हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो कि होता है आपका 12th का रिजल्ट, जो कि आप अपोस्टल करवाते हो। फिर आता है आपका हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट। हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, 10th 11th 12th आपके हाई स्कूल ईयर्स का समअप होता है। तो कुछ कुछ स्कूल्स इसको प्रोवाइड करवा देते हैं एक ही पेज पर, 10th अकेडमिक ईयर की डिटेल्स लिखी होती है, 11th का लिखा होता है, 12th का लिखा होता है, फिर एक एवरेज निकाला होता है कि इतना एवरेज बना है, तो ये होता है ट्रांसक्रिप्ट में। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो उनके लिए ये होता है कि आप क्या कर सकते हो कि आप अपना 10th और 11th और 12th इन तीनों का जो सर्टिफिकेट है, लाइक जो आपके मार्कशीट्स हैं, उनको अपोस्टाइल करवा के साथ में एज एन अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट सबमिट कर सकते हो। चल जाता है, मेरा तो चल गया था। सो आप ऐसे करके करवा सकते हो, ठीक है। और कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद आते हैं आपके अदर सर्टिफिकेट्स, लाइक आपका जो भी लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अब कौन कौन से ऐड करने हैं, कौन से नहीं करने होते हैं, मैं आपको सीधा बताऊंगी। अगर आपके पास बहुत सारे हैं ना, सो मोस्टली उन्हीं को लगाओ जो आपके मेजर से रिलेटेड हैं, जो आपकी कोरियन लैंग्वेज से जो रिलेटेड होंगे। देखो, कोरियन लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो चीजें ज्यादा बेटर होती है अगर वो कोरिया से रिलेटेड होती है, क्योंकि आप इवेंचुअली आप एक ऐसी स्कॉलरशिप लिए अप्लाई कर रहे हो जो कोरियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करने वाली है, वो आपको अपना कल्चर पढ़ाने वाली है, वो आपको कोरिया में मतलब वो आपको प्रोवाइड करेगी कि आप कोरिया में आओ पढ़ाई करो। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर कोरियन फील्ड से रिलेटेड ज्यादा होगी तो इट्स मोर गुड, क्योंकि उनको एक अंदाजा मिलता है कि अच्छा इस इंसान को हमारी कल्चर में, हमारी कंट्री में बहुत पहले से इंटरेस्ट है, या फिर हमारी लैंग्वेज में बहुत पहले से इंटरेस्ट है।
सो उसके लिए इट्स बेटर कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मोस्टली कोरिया से रिलेटेड रखो, अपने मेजर से रिलेटेड रखो। मेजर से रिलेटेड अभी हाई स्कूल वालों के पास नहीं आ पाता है, क्योंकि वी आर लाइक अभी आप स्कूल में ही हो, तो आप अभी आपके पास इतना ज्यादा नहीं है मेजर से रिलेटेड, बट आप लैंग्वेज से रिलेटेड तो ले ही सकते हो ना। हाँ, लैंग्वेज से याद आया, अपना भी थोड़ी सी बात बता सकती हूँ। लैंग्वेज से याद आया कि अगर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड, कोरियन लैंग्वेज से रिलेटेड अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मतलब जोड़ने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर आप मेरी अन्यंग अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मेरी खुद की है पर्सनल। आई एम द CEO ऑफ अन्यंग अकेडमी। सो वहां पर हम आपको जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बता सकते हैं, लाइक आंसर कर सकते हैं, और हम आपके स्टडी प्लान वहां पर स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट रिव्यू नहीं कर सकते, बट आपके जो डाउट्स है जीके से रिलेटेड वो कर सकते हैं। और बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आप एक तो आपको कोरियन सिखाते हैं, ठीक है, और आपके जीके से रिलेटेड डाउट क्लियर करते हैं। और वहां पर अभी और हमारी एकेडमी में लाइक देयर इज अ पर्सन जो आपको लाइक पूरे टाइम आपके क्वेश्चंस के आंसर देता रहेगा। पर्सनली मैं नहीं होंगी, लेकिन कोई एक है जो कि हमसे कनेक्टेड रहता है, लाइक हमसे और स्टूडेंट से। सो अगर उसको ऐसा कुछ क्वेश्चंस आता है जो उसको लगता है कि मुझे बताना चाहिए, या फिर मेरे टीचर्स को बताना चाहिए, लाइक जो मेरे साथ जो हमारे टीचर्स है अकेडमी में उनको बताना चाहिए, सो शी कैन डायरेक्टली कोऑर्डिनेट विद देम। सो उनका नाम है साक्षी। सो जो भी आप मुझे ईमेल्स करते हो वो साक्षी ही हैंडल करती है। साक्षी इज वेरी फेमस। वो अब मेरे स्टूडेंट्स में, मुझसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स में अगर कोई फेमस है तो वो साक्षी है, क्योंकि साक्षी को सब जानता है, सब जानते हैं अब साक्षी को। सो साक्षी इज द वन हु इज हैंडलिंग ऑल थिंग्स। सो आप उनसे आप पूरे टाइम कांटेक्ट में रह सकते हो। और दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है, जो कि आपके जो टीचर्स होंगे वो जीके स्कॉलर्स ही हैं। ग्रेट ना, मतलब आपका इवेंचुअली जो भी लैंग्वेज सीख रहा है वो, तो दो कामों के लिए आप लैंग्वेज सीखते हो। तो पहला होता है कि या तो आप जीकेएस में अप्लाई करने वाले हो, तो या फिर आप कोरियन फील्ड में काम करना चाहते हो, आप अपनी लैंग्वेज अच्छी करना चाहते हो। सो दोनों ही काम मिल जाते हैं, क्योंकि तो वो लोग ऑलरेडी कोरिया में रह रहे हैं फॉर लास्ट 3 years ऑलमोस्ट। तो वो लोग आपको अच्छी तरीके से कोरियन विद इन कि आप उसमें बातचीत कर सको वो सिखा सकते हैं। जीकेएस से रिलेटेड कर रहे हो तो वो आपके क्वेश्चंस थोड़े बहुत, तो वो आपके क्वेश्चंस रिलेटेड भी आंसर कर सकते हैं। मैं भी कर सकती हूँ, जो कि मैं भी कभी कभार सेमिनार्स लेती हूँ। लाइक कभी मुझे लगता है कि ज्यादा क्वेश्चंस है, सो मैं वहां पर प्रॉपर सेमिनार्स लेती हूँ फॉर क्लियरिंग डाउट्स अबाउट जीकेएस। तो आप इसीलिए इतने सारे बेनिफिट्स बता दिया। सबसे बड़ी बात और दूसरी बात, पता नहीं दूसरी है कि तीसरी, आई एम नॉट श्योर, बट और ये है कि अन्यंग अकेडमी की जो फीस है वो कम है कंपेयर टू अदर कंपेयर टू जो बड़े बड़े कोरियन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनसे इस अकेडमी की फीस कम है। बिकॉज आई नो दैट पीपल आर फ्रॉम मिडिल क्लास एंड आई डोंट वांट टू चार्ज देम एक्स्ट्रा मनी, लाइक फॉर व्हाट। सिखाने के ज़्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए मुझे लगता है। सो आई डोंट वांट टू चार्ज एनी एक्स्ट्रा मनीज। लेकिन जो मैं पैसे ले, ये फ्री में नहीं हो पाएगा। आई एम रियली सॉरी, अन्यंग अकेडमी फ्री में नहीं हो पाती है, क्योंकि देखो उसका भी रीजन है। लाइक मेरे पास एक लॉजिकल रीजन आई विल गिव यू। क्योंकि सबसे पहली बात कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन रजिस्टर्ड बिजनेस, तो मेरे को जीएसटी वगैरह पे करना पड़ता है उसका प्रॉपर, ठीक है। टीचर्स को पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि टीचर्स तो फ्री में नहीं पढ़ाएंगे ना भाई, वो तो अपना टाइम दे रहे, दे विल चार्ज फॉर इट। एंड देन साक्षी ईमेल्स, एंड उसके नीचे भी हमें और भी ईमेल्स, क्योंकि साक्षी अकेले नहीं हैंडल कर पाती है सब कुछ। सो देयर आर अदर पीपल टू हैंडल दैट। फिर हमारा जूम पे क्लासेस होती है, तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जूम के, गूगल ड्राइव के, और वेबसाइट और फिर आपकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट बनने में पैसे लगते हैं, वेबसाइट की सिक्योरिटी में पैसे लगते हैं। मुझे नहीं पता था इतना खर्चा होता है उसमें, लेकिन बहुत खर्चा होता है, तो इस वजह से फ्री में नहीं कर सकते हैं इसको। सो अन्यंग अकेडमी की हाँ बस इतना है कि फीस बाकी जो भी बड़े बड़े कोरियन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है उनसे कम कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। सो ये तो हो गया यहाँ तक। सो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई है। एंड सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, मुझे अभी तक थोड़ा सा डाउट है उस चीज में कि पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है। आपको अभी डॉक्यूमेंट्स अपने कहीं नहीं भेजने, पहले आपको 15 सितंबर को ऑनलाइन अपना मतलब जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन भरना है, पोस्टल डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी वहां पे अपलोड करनी है, आपके जो अदर सर्टिफिकेट्स है उनकी भी स्कैन कॉपी अपलोड करनी है, इतना आपको कर देना है। फिर आपका एक रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड सिलेक्शन का, उसके बाद वो आपके फिर उसके बाद हाँ, इसमें मेरे को एक क्वेश्चन मुझे अभी से याद आया कि रिकमेंडेशन लेटर जो है उसकी भी स्कैन कॉपी डालनी पड़ेगी। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर किसी ने ऑलरेडी रिकमेंडेशन लेटर लिखवा के, टाइप करवा के, प्रिंट करवा के, सील करके रख दिया होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा। यू हैव टू फिगर इट आउट कि आपको कहीं ना कहीं से वो, या तो आप वो सील फाड़ के निकाल लो और उसको स्कैन कर दो। आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे वर्क करेगा, वो थोड़ा सा मुझे अभी डिबेटेबल लग रहा है कि वो कैसे वर्क करने वाला है, क्योंकि वहां पे लिखा है कि स्कैन कॉपी डालनी पड़ेगी। एंड आई थिंक कि मुझे
एक बार चेक करने दो, रुक जाओ। ओके, मूविंग ऑन टू द सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे कैसे है। तो सबसे पहले तो देखो, आप जब ऑनलाइन जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सबमिट करोगे ना, तो एक चीज याद रखना कि जो आपका रिकमेंडेशन लेटर जो सील होके रखा हुआ है आपके पास, आपको वो अभी अपलोड नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो आपका रिकमेंडेशन लेटर फॉर्म नंबर 4, जो आपका फॉर्म नंबर 4 है 5 है, अभी मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, बट जो भी रिकमेंडेशन लेटर का जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में साथ में आता है, उसमें वहां पे देखा होता है कि आपको अपनी वो भरनी होती है इन्फॉर्मेशन कि आप कौन हो, आपके रिकमेंडर कौन है, कि आपको जो रिकमेंड कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होती है वहां पे। सो आपको क्या करना है, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन भर के उसको स्कैन करके अपलोड करना है, ना कि रिकमेंडेशन लेटर जो सील हो रखा है उसको फाड़ के कहीं उसमें से निकाल के कि अब स्कैन करके डाल दोगे, ऐसा नहीं करना है। जब आपका फर्स्ट वाला ये सारा काम हो जाएगा, उसके बाद जब आप अपलोड कर दोगे, उसके बाद एक आपको आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड हुए कि नहीं हुए नेक्स्ट राउंड के लिए। जब वो नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे, तब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे, जैसा कि एनआईडी अब भेजने पड़ेंगे या फिर भी ऑनलाइन चल जाएंगे, वो आपको एनआईडी बता देगी। बट उसके बाद आपको, मेरे को लगता है कि जहां तक मुझे क्लियरिटी लग रही है कि आपको फिर उसके बाद भेजने पड़ेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल कॉपी आपको फिर उसके बाद भेजनी पड़ेगी अपनी यूनिवर्सिटी को या फिर एम्बेसी को। तो हाँ, उसके बाद डेडलाइंस के ऊपर बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेडलाइंस आपकी, एक सेकंड का नहीं, हाँ, एम्बेसी ट्रैक से जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी डेडलाइन है 30 सितंबर, और जो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं उनकी डेडलाइन है 31 अक्टूबर। ओके, हाँ, इतना ही था। जो एम्बेसी होती है और यूनिवर्सिटीज होती हैं, हो सकती हैं कि वो अपनी डेडलाइंस चेंज भी कर सकती हैं, या तो कम भी कर सकती हैं या फिर ज्यादा भी कर सकती हैं। तो वो कहाँ से पता चलेगा, एम्बेसी की वेबसाइट पे पूरे टाइम जाते रहो। कोरियन एम्बेसी इन दिल्ली टाइप करोगे तो आपको एम्बेसी की वेबसाइट दिख जाएगी, वहां पे चेक करते रहो कि वो अपनी डेडलाइंस कब की बता रहे हैं। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करो तो आप यूनिवर्सिटी की डेडलाइन भी चेक करो कि यूनिवर्सिटी में उसमें कितनी तक गाइडलाइन दे रखी है। यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको गाइडलाइंस मिलेगी, वहीं पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो वहीं पर आपको यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, वहां पे आप डेडलाइंस वगैरह चेक कर लेना। ये भी बता दिया। और कुछ रह गया है, एक बार, एक सेकेंड, आई थिंक नहीं रहा है अब। ओके, सो यहीं तक की थी वीडियो, और होप यू लाइक द वीडियो। और रूम टूर, नेक्स्ट वीडियो में रूम टूर ही आ रहा है, मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया है, लगभग एडिटिंग भी कंप्लीटेड है। बस ये वाली वीडियो मुझे लगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि लोग स्ट्रेस हो रखे हैं बहुत ज्यादा, तो मुझे लगा उनको थोड़ा काम डाउन करने के लिए आई मेक दिस वीडियो, एंड आई होप यू लाइक इट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।